नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ लिया था। हम लोगों ने बैक्टीरियाई आक्रमण के बारे में पढ़ा, यानी कि ईरानी आक्रमण के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने यवनों के बारे में पढ़ा, शकों के बारे में पढ़ा, कुषाणों के बारे में पढ़ा और विभिन्न जो विदेशी आक्रमणकारी थे मौर्योत्तर काल के, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल के भारतीय शासकों के बारे में, जो मुख्यतः क्या थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण वंश जो है वह अस्तित्व में आए थे मौर्योत्तर काल में, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें महत्वपूर्ण जो है वह है आपके चेदी वंश है, कण्व वंश है, आंध्र सातवाहन वंश है और उसके अलावा आपका शुंग वंश है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके अलावा सातवाहन वंश के पतन के बाद कुछ छोटे छोटे आंभड़ी वगैरह जो है वंश हैं वह भी आए थे अस्तित्व में, तो उनके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि मैं ये जो लिख करके पढ़ाता हूँ तो ये गलत है, मतलब मेरे पास कोई ज्ञान ही नहीं है इसलिए मैं लिख करके पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है, वो ज्ञान है या नहीं है वो आप जज करो, खुद से करो, और मुझे आपसे प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है जो लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन ये लिखता मैं इसलिए हूँ कि कोई भी पॉइंट छूटे ना। और जितने भी बड़े चैनल्स हैं जीएस के, चाहे वो अनअकैडमी हो, अनअकैडमी में भी जो भी जीएस पढ़ाते हैं उन सब का आप देख लीजिए। आप मुरनाल आईएएस देख लीजिए, मुरनाल सर का जो चैनल है, इकोनॉमी के बेताज बादशाह हैं, उनसे अच्छा इकोनॉमी कोई नहीं पढ़ाता है। मुरनाल सर का देख लीजिए, उन्हीं के चैनल पर आप देख सकते हैं। प्रतीक नायक सर को देख सकते हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री और इतिहास पढ़ाते हैं, उनका वीडियो देख सकते हैं। सब लोग लिखा हुआ जो होता है उसी को डिस्क्राइब करके पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स के बेताज बादशाह हैं ओनली आईएएस, उनके यहाँ से कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स निकले हैं, आप उनको देख लीजिए, ओनली आईएएस को देख लीजिए। इसके अलावा स्टडी आईक्यू इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है यूट्यूब पर, उसको देख लीजिए। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को देख लीजिए, ज्ञान सर का जो चैनल है वो टोटल का टोटल सब लिख करके ही पढ़ाते हैं। तो सब लोग तो बेवकूफ़ नहीं हो सकते ना, सब लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते, क्योंकि जीएस में हम लोगों ने कोई भी यदि जीएस पढ़ाता है, अगर मान लिया कि एक सब्जेक्ट में वो पारंगत है, मान लिया कि मैं हिस्ट्री में पारंगत हूँ, तो ठीक है, हिस्ट्री मैं पूरा पढ़ा सकता हूँ। लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने हैं तो हर फैक्ट याद रख पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोई भी इंसान जो है जीएस के हर सब्जेक्ट को परफेक्टली नहीं पढ़ा सकता है, जब तक वो कुछ देखेगा नहीं, कुछ रेफरेंस नहीं लेगा, तब तक नहीं पढ़ा सकता है। यह मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कह सकते हैं आप ह्यूमन टेंडेंसी है, या फिर जो ह्यूमन की कैपेसिटी है उसके बाहर की बात है कि हर सब्जेक्ट इंसान याद रखे और हर फैक्ट पढ़ाते वक्त याद रहे, इसलिए लिखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात, तो पहली बात का आपको उत्तर मिल गया होगा शायद, जो लोग भी मेरी आलोचना करते हैं उनको शायद उत्तर मिल गया होगा। बाकी मेरे पास ज्ञान है या नहीं है वो मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है, और मेरे व्यूअर्स पर छोड़ दीजिए। आप लोग जो आ जाते हैं वीडियोस देखते नहीं हैं और झूठ मूठ का कमेंट्स कर देते हैं, तो उससे कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक एक व्यूअर भी लाभान्वित होगा मेरा वीडियोज आता रहेगा और मेरा चैनल चलता रहेगा, बस इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कि लोग कहते हैं कि ये लिखा हुआ जो है ना वो दिखता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, इसके लिए आपको पिक्सल को समझना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको पिक्सल समझना होगा। मान लिया यहाँ पर देखिए आप, मान लिया ये एक पिक्चर है, तो ये छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जिसको पिक्सल कहते हैं। ये छोटे छोटे बॉक्सेस से या फिर डॉट से मिलकर के बना होता है, मान लीजिए, इसको पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, और जो आप देखते होंगे मोबाइल पर या फिर कहीं पर भी कैमरा पर मेगापिक्सल और बाकी सब लिखा हुआ होता है, तो ये पिक्सल्स की डेंसिटी होती है। ये जो डॉट्स है ना उन्हीं की डेंसिटी होती है। जितना ज़्यादा पिक्सल होगा उतना घनत्व जो होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब कि ये डॉट्स जो होंगे वो पास पास में होंगे और उतना ही स्पष्ट पिक्चर दिखेगा। लेकिन जब पिक्सल हम लोग कम कर देते हैं तब यही डॉट्स जो है एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और इस कारण से पिक्चर फटा हुआ नजर आता है। ठीक है, तो अगर आप 360 पिक्सल में या फिर 240 पिक्सल में जाकर के आप YouTube पर वीडियो देखिए या फिर कोई भी वीडियो देखिए, आप हॉटस्टार पर भी अगर 360 पिक्सल में देखते हैं तो आप देखिएगा, जो आप मैच देखते हैं, मैं तो कई बार देख चुका हूं,
तो जब मैच देखता था तो 360 पिक्सल पर जब आ जाता था तो वो बहुत फटा फटा नजर आता था, ना बॉल दिखता था, ना बैट दिखता था, ना स्कोर दिखता था। और अभी भी यही होता है। तो 360 पिक्सल या फिर 240 पिक्सल में कोई भी वीडियो देखिएगा, कोई भी पिक्चर देखिएगा, कोई भी फोटो देखिएगा, तो आपको वो नज़र ढंग से नहीं आएगा। वो केवल मेरे साथ समस्या नहीं है, सभी के साथ समस्या होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं 720 पिक्सल में बनाता हूं और 1080 पिक्सल में बनाता हूं, अपलोड करता हूं, ताकि आप लोग अच्छे क्वालिटी में देख सकें। लेकिन समस्या यह जरूर है कि डाटा जो होता है वो लिमिटेड होता है, और ये कारण है कि आप लोग जो है देख नहीं पाते हैं ढंग से, ठीक है। तो देखने की जरूरत क्या है, मैं पूछता हूं। लिखा हुआ तो मेरे लिए है, ये जो लिखा हुआ है ये मेरे लिए है। मैं तो आपको हर पॉइंट समझाता हूं ना, तो मेरी बात सुन करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं यदि पढ़ना चाहें तो। मैं फिर से कहता हूं, यदि पढ़ना चाहें तो, क्योंकि वीडियोस देखने और पढ़ने का सिर्फ एक बहाना होता है, वो होता है समर्पण लक्ष्य के प्रति, ठीक है। और न देखने के, न पढ़ने के लाखों बहाने हो सकते हैं, आप कोई भी बहाना बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यह दोनों पॉइंट मैं आपका अस्वीकार करता हूं। जिन लोगों ने भी मुझे राय दी थी, शायद वो लोग ये बात समझ जाएंगे, ठीक है। यदि नहीं समझते हैं तो उनकी मर्जी है, मेरा जो पक्ष था मैंने रख दिया, ठीक है। बाकी किसी ने भी न कंटेंट के बारे में कोई बुराई की है, न ही मेरे पढ़ाने के तरीके के बारे में कुछ बुराई की है, तो उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। और सब लोग जो है, जो भी इंजॉय कर रहे हैं मेरे वीडियोज को, जो लोग भी देख करके लाभान्वित हो रहे हैं, जो लोग भी नोट्स बना करके और पढ़ रहे हैं, उन सब का मैं आभार जताता हूं। और सिर्फ उनसे इतना कहूँगा कि आप ही मेरी ताकत हैं, और जितने भी आलोचक हैं ना, सबको आपका रिजल्ट ही शांत कर सकता है, मौन कर सकता है। इसलिए आप ध्यान लगा करके पढ़िए, सारे वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, अन्य लोगों को जोड़िए। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आज तो मेरा चैनल नया है, लेकिन जब साल भर हो जाएगा और जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा ना, ये सभी आलोचक खुद ब खुद मौन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। ये बात बोलना जरूरी था, इसलिए मैंने बोला। आइए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो, और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर कालीन भारतीय राजवंशों के बारे में। और इसमें सर्वप्रथम जो वंश है वह है शुंग वंश, ठीक है। जो अंतिम मौर्य शासक था वृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि उसका सेनापति था, उसने शुंग वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की नींव डाली थी, जिसका कालखंड है 185 से 75 ईस्वी पूर्व। तो इसका संस्थापक किसको कहा जाएगा? पुष्यमित्र शुंग को कहा जाएगा, जिसका कालखंड है 185 से 149 ईस्वी पूर्व। और इसकी जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्रा थी या फिर विदिशा थी, ठीक है। पाटलिपुत्रा या फिर विदिशा ही थी, जो कि आपका पाटलिपुत्रा ही मौर्यों की भी राजधानी थी, आपको याद होगा जब मैंने मौर्य काल पढ़ाया था। अब हम लोग देख लेते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। यदि देखें तो अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ का यह सेनापति था और उसकी हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना की थी, यह मैं पहले भी बता चुका हूं। और इसके बारे में जानकारी जो है वह अयोध्या अभिलेख से मिलती है, अयोध्या अभिलेख से मिलती है, जो कि इसके राज्यपाल धनदेव का अभिलेख है। इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित वह अभिलेख है, जिससे पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। और कौन सा अभिलेख है? अयोध्या अभिलेख, ठीक है। और इसी अभिलेख से पता चलता है कि इसने 2 महत्वपूर्ण अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ठीक है। इसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में, अपनी जो जीत थी, युद्ध में इसकी जो जीत हुई थी, उसके उपलक्ष्य में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और वो यज्ञ किसने कराए थे? तो पतंजलि ऋषि ने कराए थे, ठीक है। उन्हीं को ये अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय मिलता है, ठीक है। इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के बारे में बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है कि यह जो था बौद्ध धर्म का हत्यारा था। कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म का इसने नाश किया था। जो अशोक ने अपने काल में 84,000 स्तूप बनवाए थे, उन सभी का पुष्यमित्र शुंग ने नाश कर दिया था। ऐसा
बौद्ध धर्म के ग्रंथों में, विभिन्न ग्रंथों में कहा गया है, दिव्य अवदान इत्यादि में, ठीक है। लेकिन यह सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इसने स्तूपों का भी निर्माण करवाया था। सांची में इसने 2 स्तूपों का निर्माण कराया तथा अशोककालीन जो महास्तूप था, सांची का महास्तूप जो था, बहुत विशाल स्तूप था, उसमें इसने क्या किया था कि पहले काठ का जो वेदिका लगा हुआ था, काठ का मतलब लकड़ी की जो वेदिका लगी हुई थी उसको हटवा करके और इसने पत्थर की वेदिका लगाई थी, मतलब उसे और मजबूत बनवाया था, ठीक है। तो इसलिए यह जो आरोप है यह गलत सिद्ध होता प्रतीत होता है, ठीक है। और यह जो वंश था, शुंग वंश जो था, वह ब्राह्मण वंश ही था, ठीक है। चूंकि अशोक ने बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए ब्राह्मण जो थे वो मौर्य काल में खफा हो गए थे, मतलब कि रुष्ट हो गए थे। और उसी का परिणाम था कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, तो इसे ही जो है पुष्यमित्र शुंग को ही जो है भरहुत में स्तूप बनाने का भी श्रेय दिया जाता है। भरहुत स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है बौद्ध धर्म का, तो उसमें भी इसी का योगदान माना जाता है भरहुत स्तूप के निर्माण में। अब अगर हम लोग सांची का स्तूप देखें तो यह जो है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि विदिशा के समीप है, ठीक है। विदिशा जो कि शुंग वंश की राजधानी भी थी, तो उसी के समीप है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, ठीक है। और इसमें जो है 3 स्तूप हैं, एक जो है महास्तूप है जो कि बहुत ज़्यादा विशाल है, और 2 छोटे छोटे स्तूप हैं। जो महास्तूप है उसमें बुद्ध भगवान के अवशेष हैं, ठीक है। और जो छोटे छोटे हैं उसमें एक में जो है अशोक काल के जो बौद्ध भिक्षु थे या फिर बौद्ध जो शिक्षक थे, गुरु थे कह सकते हैं, तो उनका अवशेष है, ठीक है। और जो दूसरा वाला बच गया, जो तीसरा वाला बचा, ठीक है, पहला तो हो गया आपका महास्तूप जिसमें बुद्ध भगवान के अवशेष हैं, ठीक है। दूसरा हो गया जिसमें अशोक काल के जो बौद्ध भिक्षु थे या फिर बौद्ध धर्म गुरु थे उनका अवशेष है। और तीसरा जो है उसमें आपका 2 धर्म प्रचारकों का अवशेष है, जो कि पहला है सारीपुत्र और दूसरा है महामोदगलायन। सारीपुत्र और महामोदगलायन का उसमें भग्नावशेष मिलता है, ठीक है। धातु अवशेष कहा जाता है या भग्नावशेष तो खैर इमारतों का कहा जाता है, इसको धातु अवशेष कहा जा सकता है, मतलब कि उनके शरीर के कोई भाग का अवशेष, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 जो है वहां पर स्तूप हैं, एक बड़ा और 2 छोटे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं भरहुत स्तूप के बारे में। तो यह जो है सतना के समीप है, सतना भी जो है आपका मध्य प्रदेश में ही है, मैं कई बार गया हूं, तो सतना के समीप ही है मध्य प्रदेश में यह भरहुत स्तूप, ठीक है। और इसका निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया था। 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा भरहुत स्तूप की खोज की गई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भरहुत स्तूप की खोज की गई थी। अब देख लेते हैं अग्निमित्र के बारे में। तो अग्निमित्र जो था वह पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक बना था, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका वसुमित्र शासक बना था। अग्निमित्र के बारे में बता दूं कि अग्निमित्र के सम्मान में कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम की रचना की थी, जिसमें मालविका नामक गणिका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग की चर्चा है, ठीक है। और उसी मालविका अग्निमित्रम में कालिदास ने लिखा है कि वसुमित्र ने सिंधु नदी के तट पर यवनों को परास्त किया था, ठीक है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और वसुमित्र के बाद जो है शासक बना था व्रजमित्र। व्रजमित्र उसका नाम था जो शासक बना था वसुमित्र के बाद, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका भागभद्र शासक बना था। भागभद्र के समय में उसके विदिशा स्थित दरबार में एंटियाल किड्स ने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था। हेलियोडोरस के बारे में हम लोग जो है वो पीछे पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में, ठीक है। आगे देख लेते हैं देवभूति के बारे में। तो यह जो था शुंग वंश का अंतिम शासक था और इसी के मंत्री वसुदेव ने इसकी हत्या करके और कण्व वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा ये, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कण्व वंश के बारे में, जिसका कालखंड है 75 से 30 ईसा पूर्व तक। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। और यह भी जो था एक ब्राह्मण वंश था, जिसमें सिर्फ 4 ही शासक हुए। कौन कौन?
वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन, ये 4 शासक हुए इसके। तो चारों शासक का नाम याद रखिएगा कि ये चारों जो है वो कण्व वंश से संबंधित है। नाम क्या क्या है? वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। ठीक है। अब अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईस्वी पूर्व में सिमुक नामक एक उसके मंत्री ने कर दी। ठीक है। और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली थी। तो आंध्र सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? शिमुक था। ठीक है। और उसने जो है इसकी हत्या कर दी थी 30 ईस्वी पूर्व में। किसकी? सुशर्मन की। और उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली थी। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं आंध्र सातवाहन वंश के बारे में, जिसका कालखंड जो है वह 30 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी तक है। याद रखिएगा, 30 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी तक, मतलब टोटल 280 साल तक। ठीक है। और इसका संस्थापक कौन था? सिमुक था। और इसकी राजधानी जो थी वह महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान नामक जगह थी। प्रतिष्ठान नामक जगह महाराष्ट्र में थी, जो कि इसकी राजधानी थी। ठीक है। और पुराणों में जो है इनको आंध्र कहा गया है, पुराणों में इनको आंध्र कहा गया है, तथा जो शिलालेख हैं उसमें इनको सातवाहन कहा गया है। यही कारण है कि इनको कुल मिलाकर के आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं। तो इसका जो प्रथम शासक था वह था सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम जो कि सिमुक का पुत्र था। सिमुक का पुत्र था सातकर्णी प्रथम। और सातकर्णी नामक उपाधि ग्रहण करने वाला यह प्रथम आंध्र शासक था, प्रथम सातवाहन शासक था। याद रखिएगा, जितने भी शासक हैं आंध्र सातवाहन वंश के, सब लोगों का नाम जो है वह सातकर्णी जरूर लगा हुआ होता है उसमें। तो पहली बार जिसने सातकर्णी लगाया था वह यही था, सातकर्णी प्रथम। ठीक है। और इसकी रानी नागानिका के नानाघाट अभिलेख से इसके द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान करने का विवरण मिलता है। और ब्राह्मणों को भूमि दान करने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो यही नानाघाट अभिलेख है, जो कि इसकी रानी नागानिका का अभिलेख है। ठीक है। यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सातकर्णी प्रथम के बारे में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है राजा हॉल। तो राजा हॉल जो था वह बहुत बड़ा विद्वान था और इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक पुस्तक की रचना की थी। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार कि गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? तो आंध्र सातवाहन शासक राजा हॉल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी। और किस भाषा में की थी? तो प्राकृत भाषा में की थी, क्योंकि आंध्र सातवाहन जो वंश था उसकी राजकीय जो भाषा थी वह प्राकृत थी और लिपि जो थी वह ब्राह्मी थी। तो जितने भी अभिलेख लिखे गए थे, जितने भी पुस्तक लिखे गए थे उस कालखंड में, वो सभी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। ठीक है। तो गाथा सप्तशती की रचना हम लोगों ने देख लिया, जिसमें राजा हॉल की प्रेम गाथाओं का भी विवरण है। और इन्हीं के कालखंड में, राजा हॉल के ही कालखंड में गुणाढ़ के द्वारा वृहत कथा कोश की भी रचना की गई थी। तो वृहत कथा कोश की रचना किसने की थी? गुणाढ़ ने की थी। ठीक है। और इसके अलावा एक व्याकरणाचार्य थे, संस्कृत व्याकरण में की रचना के पुस्तक की रचना उन्होंने की थी। ठीक है। उनका नाम था सर्ववर्मन और उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था कांत्रक। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। या फिर कातंत्र। ठीक है, उसका नाम था कातंत्र, जो कि आपका सर्ववर्मन की रचना थी कातंत्र, जो कि संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक है। ठीक है। और यह लिखी किसके कालखंड में गई थी? राजा हॉल के कालखंड में लिखी गई थी। इसके बाद आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी का स्थान, जिसका कालखंड है 106 से 130 ईस्वी। यहाँ पर ईस्वी है, याद रखिएगा, 106 से 130 ईस्वी। गौतमीपुत्र सातकर्णी, और यह आंध्र सातवाहन का सबसे महानतम शासक था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। और इसकी माता का नाम बलश्री था, जिसके नासिक अभिलेख से जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। और इसको जो है इस अभिलेख में एकमात्र ब्राह्मण या फिर अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है। तो इसकी जो माता थी बलश्री नाम था उनका, और उनकी जो नासिक
अभिलेख है उसमें इसको जो है अद्वितीय ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है, याद रखिएगा। और इसने शक वंश के शासक नहपान को पराजित किया था, यह भी चर्चा मिलती है, ठीक है। और भी बहुत सारे युद्ध लड़े थे इसने और विभिन्न क्षेत्रों में अनेक जीत हासिल की थी। सबसे महत्वपूर्ण शासक था यही आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। इसके बाद स्थान आता है वशिष्ठीपुत्र पुलवामी का, ठीक है। तो यह उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं था और इतना ज़्यादा शक्तिशाली शासक भी नहीं था। 2 बार इसको जो है रुद्रदामन ने हराया था, 2 बार रुद्रदामन ने इसको हराया था, लेकिन छोड़ दिया था क्योंकि इसका जो भाई था, ठीक है, वह रुद्रदामन की पुत्री का पति था। कहने का मतलब रुद्रदामन का दामाद जो था वह इसका भाई था, इसलिए हराने के बावजूद भी रुद्रदामन ने इसको छोड़ दिया था, मारा नहीं था और बंदी भी नहीं बनाया था, ठीक है। तो वशिष्ठीपुत्र पुलवामी जो था वह उतना ज़्यादा शक्तिशाली शासक नहीं था, 2 बार हार चुका था, ठीक है। और इसके भाई का नाम क्या था? शिवश्री सातकर्णी, ठीक है। इसके भाई का नाम था शिवश्री सातकर्णी। तो यह जो था पुलवामी का भाई हो गया, पुलमावी का भाई हो गया और रुद्रदामन का दामाद हो गया। कुछ खास नहीं है इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद स्थान आता है यज्ञश्री सातकर्णी। देखिए सब शासक के अंत में जो है या प्रथम में जो है आपका सातकर्णी जरूर लगा हुआ है, ठीक है। तो यह जो है विशेषता है सातवाहन शासकों की, ठीक है। यज्ञश्री सातकर्णी जो है वह 165 से 194 ईस्वी तक शासन किया था और इसके सिक्कों पर जलयान का चित्रण मिलता है। इसके सिक्कों पर जलयान का चित्रण मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह जो है विदेश व्यापार या फिर जलयान से इसको कितना ज़्यादा प्रेम था, ठीक है। और यह जो था यज्ञश्री सातकर्णी यही अंतिम सातवाहन शासक था। आंध्र सातवाहन वंश का अंतिम शासक जो था वह यही यज्ञश्री सातकर्णी था। अब हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं सातवाहन संस्कृति के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे। तो पहला तो हो गया राजधानी जो है इसका प्रतिष्ठान वही हो गया। दूसरा हो गया गोवर्धन जो कि आधुनिक नासिक है। नासिक आप जानते हैं महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो गोवर्धन हो गया। और तीसरा है वैजयंती। वैजयंती जो है उसको आधुनिक नाम कनारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस समय तक जो है सातवाहन वंश बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा में था, समृद्ध वंश था। लेकिन तीसरी शताब्दी आते आते इसका जो समृद्धि था वह घटने लगा, पतन होने लगा इसका। और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग छोटे छोटे साम्राज्यों ने अधिकार कर लिया। तो उनके बारे में देख लेते हैं। तीसरी शताब्दी में आभीर ने महाराष्ट्र छीन लिया इनसे, मतलब महाराष्ट्र पर आम्भीरों का शासन हो गया, ठीक है। उसके बाद उत्तरी कराना जिला तथा मैसूर के भाग में कुंतल और चुंटू और उसके बाद कदम्ब जो है वो शक्तिशाली हो गए। तो ये छोटे छोटे शासक थे, ठीक है। उसमें आपका देख सकते हैं आप उत्तरी कराना जिला तथा मैसूर के भाग में कुंतल हो गया, एक चुंटू हो गया और उसके बाद कदम्ब जो है वो शक्तिशाली हो गए। पूछे जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो है इक्ष्वाकु वंश का शासन हो गया। दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में पल्लव वंश का शासन हो गया और विदर्भ में वाकाटकों की सत्ता स्थापित हो गई। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और इन वंशों के बारे में भी हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं सातवाहन वंश के बारे में। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधियां थी राज राजा या फिर महाराज स्वामी। राज राजा या फिर महाराज स्वामी जो थी वह गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपाधियां थी, याद रखिएगा। इसके अलावा देखें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासन में सातवाहन साम्राज्य जो था वह कहां से कहां तक विस्तृत था वो देख लेते हैं। तो दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में सौराष्ट्र तक एवं मालवा तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक इसका शासन था। आंध्र सातवाहन वंश का गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासन काल में, मतलब दक्षिण में आपका कृष्णा नदी से लेकर के और उत्तर में सौराष्ट्र एवं मालवा तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर के पश्चिम में कोंकण तक, यहाँ तक इसका शासन था टोटल, ठीक है। आगे देख लें तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के ये पोषक थे और जो राजा का पद हुआ करता था वह वंशानुगत हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा जो राजा का नाम था, प्रत्येक जो राजा था उसके नाम में उसकी माता का नाम सम्मिलित होता था। जैसे आप देख सकते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी, बलश्री सातकर्णी, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी शासक थे
उनके नाम में उनकी माता का नाम जरूर सम्मिलित होता था और यह सातवाहन शासकों की विशेषता थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा इनकी राजकीय भाषा जो थी वह प्राकृत थी और लिपि जो थी वह ब्राह्मी थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी अभिलेख थे, जितने भी पुस्तक इस काल में लिखे गए, सब जो है इसी भाषा और लिपि में लिखे गए। ठीक है, और इस समय जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या फिर जागीर देने की प्रथा जो है वह उस सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने ही चलाई थी। मतलब ब्राह्मणों को भूमि के रूप में अनुदान देना या फिर जागीर देना जो है वह सातवाहन शासकों ने ही शुरू किया था, यह याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं आम्भीरों के बारे में और जो छोटे छोटे साम्राज्य थे उनके बारे में देख लेते हैं। आइए अब देख लेते हैं कुछ छोटे छोटे वंशों के बारे में जो कि मौर्योत्तर काल के वंश थे, भारतीय वंश। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो है आपका आम्भीर वंश है। ठीक है, और भी बहुत सारे वंश है, लेकिन एक बात और बता दूं मैं, कुछ लोगों का कहना है कि वीडियोज जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। वीडियोज लंबे होने का कारण ये है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक जो टॉपिक है वह एक साथ ख़त्म हो जाए। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं जब भी पढ़ाई करता था तो एक टॉपिक अगर एक बार में ख़त्म कर लेता था तो वो दिमाग में लंबे समय तक टिकता था। यदि उसी टॉपिक को आधा अभी पढ़ लिया और आधा कल के लिए छोड़ दिया या फिर बाद के लिए छोड़ दिया तो बाद में पढ़ने पर ऐसा लगता था कि पहले वाला सारा भूल चुके हैं। ठीक है, और दोबारा फिर से पहले वाला पढ़ना पड़ता था। तो ऐसा मेरे साथ अक्सर हुआ करता था। अब पता नहीं आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता है, लेकिन एक टॉपिक एक बार में पूरा कंप्लीट हो जाए तभी अच्छा लगता है। एक सिटिंग में अगर कंप्लीट हो जाए तब आत्मा को लगता है, मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ ये टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जैसे राष्ट्रपति का चैप्टर मैंने आपको दिया, 2 घंटे का पूरा चैप्टर है। ठीक है, एक ही भाग में है। तो वो चैप्टर अगर आप 2 घंटे का वीडियो है, एक सिटिंग में अगर 2 घंटे का वीडियो आप लोग देख लेते हो और उसे नोट्स बना करके पढ़ लेते हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति चैप्टर से आपका कहीं से भी किसी भी किताब से कोई भी प्रश्न बना लो नहीं छूटेगा। 90% प्रश्न जो है आप कवर कर सकते हो उससे, मैं दावा करता हूं। और आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, चाहे कोई भी किताब हो वहां से आजमा करके देख लेना। आप लूसेंट उठा लेना, अरिहंत उठा लेना, घटना चक्र उठा लेना, परीक्षावाणी उठा लेना, कोई भी किताब उठा लेना और उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अभ्यास कर लेना या फिर कोई प्रैक्टिस सेट हो उससे राष्ट्रपति चैप्टर का अभ्यास कर लेना। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, 90% प्रश्न आप बनाने में सफल होगे। तो ये कारण है कि वीडियोज लंबे हो रहे हैं। इसके बाद करंट अफेयर्स के वीडियोज हैं, तो आप ही लोगों ने कहा कि जनवरी से लेकर के और अब तक के सारे करंट अफेयर्स अपडेट कर दीजिए। अब जनवरी बीत चुका है, फरवरी बीत चुका है, मार्च बीत चुका है, सब महीने बीत चुके हैं। तो पुराने वीडियोज में 5-5 डे का एक साथ करके बना रहा हूं। तो अब 5 दिन का जो करंट अफेयर्स होगा तो वो 20 मिनट में मैं निपटा करके और बाकी सब पॉइंट छोड़ करके तो नहीं जा सकता ना। तो यदि 5 दिन का एक साथ होगा तो आप एक साथ पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि हाँ 5 दिन का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। वैसे ही 3 से 4 वीडियोज में पूरे के पूरे महीने का कंप्लीट हो जाता है। तो आपको लगता है कि हाँ 3-4 घंटे मैंने बैठ करके बर्बाद नहीं किया है, बल्कि 1 महीने का मेरा पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पूर्ण हो गया। ये कारण है कि मेरे वीडियोज लंबे हैं। ठीक है, और वैसे भी आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ज्ञान सर जो वीडियो बनाते हैं, पापा वीडियो, उनका तो 6-6 घंटा 7-7 घंटा का वीडियो होता है और लोग देखते हैं और वो उसी वीडियो को पढ़ करके रिजल्ट लाते हैं। कारण क्या है कि उनको सारा टॉपिक जो है वो एक ही जगह पर मिल जाता है, सारा टॉपिक एक ही जगह पर मिल जाता है। तो लंबा वीडियो होना कोई मतलब नुकसानदेह नहीं होता है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। आप लोग कहते हो कि आधे घंटे से ज़्यादा एक बार में पढ़ नहीं सकते। अरे यार विद्यार्थी हो कि क्या हो, आधा घंटा से ज़्यादा एक बार में पढ़ नहीं पाते हैं? क्या बात करते हो यार। 1 घंटा एक सिटिंग में पढ़ो, पूरा का पूरा वीडियो निपटा डाल दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बहुत स्लो पेस में चल रहा है तो सेटिंग आती है यूट्यूब पर, आप सेटिंग जो है उससे स्पीड बढ़ा लो, 1.25 कर लो या फिर 1.5 कर लो। इससे वीडियो जो है वो तेज़ी में समाप्त होंगे। रिवीजन करने के लिए आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्पीड बढ़ा करके पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे उपाय हैं। मैंने पहले भी बोला था कि न देखने के लाखों उपाय हैं, देखने का सिर्फ एक उपाय है कि आपका समर्पण आपके लक्ष्य के प्रति कैसा है।
ठीक है, तो अब आइए शुरू करते हैं अपना। आमेर वंश के बारे में देखें तो इसका जो संस्थापक है वह है ईश्वर सेन, ठीक है, और इसका प्रमुख केंद्र जो है वह है नासिक। ईश्वर सेन इसका संस्थापक और प्रमुख केंद्र जो है वह नासिक है। 248 से 49 ईस्वी के लगभग इसने जो है कलचुड़ी चेदी संवत की स्थापना की थी। तो कलचुड़ी चेदी संवत की स्थापना जो है वह 248-49 ईस्वी के लगभग हुई थी, यह याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा 4वीं शताब्दी ईस्वी तक आंबरी वंश के शासकों ने शासन किया था, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका इक्ष्वाकु वंश, और इसने जो है कृष्णा गुंटूर क्षेत्र पर शासन किया था। कृष्णा नदी क्षेत्र मतलब आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, और गुंटूर भी जो है वो आंध्र प्रदेश का ही जिला है। तो कृष्णा नदी से लेकर के गुंटूर तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर इक्ष्वाकु वंश का शासन हुआ करता था। और इक्ष्वाकु कुल में ही जो है ऐसा कहा जाता है कि इक्ष्वाकु कुल के ही राजा राम भी थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है दक्षिण भारत में। संस्थापक कौन था? तो संस्थापक जो थे वह श्री शांत मूल थे। संस्थापक श्री शांत मूल थे। सातवाहनों के ये जो थे सामंत हुआ करते थे। ये जो इक्ष्वाकु वंश के शासक हैं ये सब जो है आंध्र सातवाहन वंश के शासकों के सामंत हुआ करते थे, ठीक है। संस्थापक आप लोगों ने देखला श्री शांत मूल नाम था। पुराणों में जो है इन्हें श्री पर्वतीय कहा गया है, पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है या फिर आंध्र भृत्य कहा गया है इनको, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंध्र भृत्य किसको कहा जाता है? तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा जाता है। इसके अलावा देखते हैं तो उत्तराधिकारी जो था श्री शांतमूल का उत्तराधिकारी था वीर पुरुष दत्त, वीर पुरुष दत्त, और इसने जो है नागार्जुनी कोंडा में महत्वपूर्ण जो स्तूप है, बहुत ही प्रसिद्ध स्तूप है नागार्जुनी कोंडा में, उसकी स्थापना इसी ने करवाई थी। नाम क्या था? वीर पुरुष दत्त, ठीक है। इसके अलावा अमरावती तथा नागार्जुनी कोंडा से इसके लेख भी जो है वो प्राप्त हुए हैं, यह भी याद रखिएगा। इसके बाद जो है वो शांतमूल द्वितीय शासक बना था और तृतीय शताब्दी के अंत तक इनका शासन रहा, और तत्पश्चात जो है इनका जो राज्य था उस पर कांची के पल्लवों का शासन हो गया था। कांची जगह है साउथ इंडिया में ही, तो कांचीवरम वगैरह का नाम सुनते होंगे, कांचीवरम वगैरह साड़ी वगैरह है, तो कांची के पल्लवों का शासन जो है यहाँ पर हो गया था इनके राज्य पर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है चुटू सातकर्णी वंश। चुटू सातकर्णी वंश, तो यह जो है महाराष्ट्र तथा कुंतल प्रदेश में इनका शासन था, ठीक है। और इनके शासन का अंत जो है वो कदम्बों ने किया था। कदम्ब वंश का जो शासन था उसने इनके शासन को अंत कर दिया था, चुटू सातकर्णी वंश के शासन को, ठीक है। अब देख लेते हैं वाकाटक वंश के बारे में। तो यह भी जो था वो ब्राह्मण वंश था और 200 वर्षों तक इनका शासन काल रहा था। संस्थापक कौन थे? तो विंध्य शक्ति, संस्थापक का नाम था विंध्य शक्ति, जिसका कालखंड था 255 से 275 ईस्वी तक। और इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी जो थी वह नंदीवर्धन थी, जिसको वर्तमान में नागपुर कहा जाता है। राजधानी कहाँ थी? नंदीवर्धन, जिसको वर्तमान में नागपुर कहा जाता है। इसके बाद इसका जो शासक था वह था प्रवर सेन प्रथम, जिसका कालखंड है 275 से 335 ईस्वी पूर्व, और ईस्वी पूर्व नहीं, 275 से 335 ईस्वी, और इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें से किन शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किए थे या नहीं किए थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए जिसने भी अश्वमेध यज्ञ किए हैं सबका जिक्र मैंने यहाँ पर किया है, ताकि आपको ऑप्शन छांटने में आसानी हो, ठीक है। जनरली पीसीएस वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय शासक बना था, 385 से 390 ईस्वी तक जो है इसका कालखंड है, और इसने सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना की थी प्राकृत भाषा में। तो सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? रुद्रसेन द्वितीय ने की थी, यह याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखें तो अजंता की जो गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र में है। तो अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 9 और 10 जो है वह वाकाटक वंश से संबंधित है। यह पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं आगे चेदी वंश के बारे में, कलिंग के चेदी वंश के बारे में। कलिंग आपको पता है ओडिशा
के क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका संस्थापक जो था वह महामेधवाहन या फिर मेधवाहन था, महामेधवाहन या फिर मेधवाहन था। और इसके बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से, तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चेदी वंश का जो संस्थापक था वह महामाधवाहन नामक व्यक्ति था, महामेधवाहन नामक। इसका जो सबसे प्रमुख शासक था वह था कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कह सकते हैं, वो था खारवेल। ठीक है, खारवेल याद रखिएगा, खारवेल। बहुत लोग रवा रवेल इसको कह देते हैं, तो रवा रवेल नहीं है, खारवेल है। ठीक है, तो यह जो था सबसे प्रतापी शासक था और इसके जानकारी का जो स्रोत है इसके बारे में वह है हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त जानकारियां क्या क्या है, तो महापद्मनंद के द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख यहीं से मिलता है। महापद्मनंद आपको पता होगा, नंद वंश का शासक। ठीक है, तो नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक महापद्मनंद था। ठीक है, जिसको एक राट भी कहा जाता है। ठीक है, तो महापद्मनंद के द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का जिक्र जो है वो यही मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। और नहरों का प्रथम उल्लेख जो है का अभिलेखीय साक्ष्य, मतलब कि नहरों का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वह यही अभिलेख है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। यह भी याद रखिएगा। इसके अलावा जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने का भी प्रथम उल्लेख जो है इसी अभिलेख में मिलता है। जैन भिक्षुओं को ग्राम यानी कि गांव दान स्वरूप दिए जाने का जिक्र भी जो है प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यहीं से मिलता है। ठीक है, दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्यों को खारवेल ने हराया था, यह जिक्र भी जो है वो यहीं से मिलता है। वैसे इसमें दावा यह भी किया गया है कि इसने मगध के शासक को भी हराया था। ठीक है, लेकिन किस शासक को हराया था इसका जिक्र इसमें नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा पांड्य शासक के यहाँ उसने क्या किया था, गधे से हल चलवाया था। ठीक है, गधे से हल चलवाया था। पूछा जा सकता है, पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, इतिहास के किसी भी किताब को उठा करके कहीं से कोई भी क्वेश्चन डाला जा सकता है यदि छात्र को फंसाना है तो, इसलिए मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। तो यह जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है यह जो है आपका भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। यह तो पूछा जा चुका है, उदयगिरी पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है भुवनेश्वर के निकट। खारवेल जो है वह 24 वर्ष की आयु में 24 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। खारवेल जो है वह 24 वर्ष की आयु में 24 ईस्वी पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था और शासन के 5वें वर्ष में उसने तनसुली नामक जगह से नहर को अपने राज्य तक लाने में सफलता हासिल की थी। ठीक है, यह भी पूछा जा चुका है। खारवेल जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था, यह तो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद जरूर रखिएगा। ऐसा मिलान करने के लिए भी पीसीएस वगैरह में दिया जा सकता है या फिर यूपीएससी में दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा शासक जो था वह जैन धर्म का अनुयायी था या नहीं था। इस प्रकार का मिलान करने का शासक के लिए जो है वो पूछा जा सकता है कि 4 शासक दे दिए और इधर धर्म दे दिया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, इस प्रकार शैव धर्म इस प्रकार का दे दिया और इधर शासक के नाम दे दिए और मिलान करने के लिए बोल दिया कि कौन किस धर्म को मानता था। तो इसलिए ये सब जानकारी जरूरी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख तथ्यों को। तो शुंग काल को वैदिक प्रतिक्रिया या फिर पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, यह पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा इंडो यूनानी शासक मीनांडर को किसने हराया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने हराया था इंडो यूनानी शासक मीनांडर को, याद रखिएगा। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जो है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची जो है वह मत्स्य पुराण में मिलती है, यह भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसके बाद मीनांडर को एशिया का संरक्षक कहा जाता है, यह भी पूछा जा चुका है, इसलिए यह भी याद रखिएगा। मीनांडर जिसको मिलिंद भी कहा गया है तो उसको एशिया का संरक्षक कहा गया है। पहलव वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो मिथ्रेडेट्स प्रथम था। पहलव वंश का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था, यह भी याद रखिएगा। पुराणों को कुषाण वंश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले विदेशी आक्रमण में, तो कुषाणों को यूची या फिर तोखरी भी कहा जाता है। कुषाणों को यूची या फिर तोखरी भी कहा जाता है।
इसके अलावा कनिष्क जो थे वह बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी थे। यह भी पूछा जा चुका है कि हीनयान के थे या महायान के थे, तो महायान शाखा के अनुयायी थे, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, अब ये वीडियो समाप्त होता है। हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में, और इस बार हम लोगों ने देख लिया मौर्योत्तर काल में जो भी भारतीय शासक थे, भारतीय वंश थे, उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे और देखेंगे मौर्योत्तर काल का जो भी राजनीतिक परिदृश्य था, सामाजिक परिदृश्य था या फिर आर्थिक परिदृश्य था, किस प्रकार का धर्म था, कैसे स्तूपों का निर्माण हुआ था, संस्कृति क्या थी, कला क्या थी, यह सब के बारे में हम लोग उसमें पूरी तरह से देखेंगे। और हमारा जो है मौर्योत्तर काल भी समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोगों का गुप्त काल बचेगा, और फिर गुप्तोत्तर काल थोड़ा सा है और हमारा समाप्त हो जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 4 से 5 वीडियोज और आएंगे और उसके बाद आपका प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए और ज़रूर जवाब देते रहिए उन लोगों का जो आलोचना करते हैं। ठीक है, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, आपका रिजल्ट ज़रूर बोलेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, वीडियोज़ को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। जो भी समस्या हो वो खुलेआम मुझसे कह सकते हैं, मैं सभी समस्याओं पर ज़रूर ध्यान दूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको निपटाया जाए। जैसे आप लोगों ने बोला था कि जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स अपडेट होना चाहिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मार्च तक का अपडेटेड हो चुका है, अप्रैल और मई का मैं वन लाइनर दे चुका हूँ, जुलाई से टोटल अपडेटेड ही है, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो इस सप्ताह में निपटा दूंगा। तो आपका जनवरी से अब तक का टोटल करंट अफेयर्स भी अपडेटेड हो जाएगा, तो वो भी ज़रूर देख लीजिए। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं कहूँगा कि पर्यावरण का ध्यान रखिए, पानी को बचाइए, जितने भी सरकारी दिशा निर्देश हैं उनका पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए। ठीक है, बार बार हाथ धोइए और सार्वजनिक जगहों पर कम ही निकलने का अभी भी प्रयास कीजिए। वैसे तो अनलॉक लगभग हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका ज़रूर ध्यान रखिए। जो बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब का सम्मान कीजिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए, नारी का आदर कीजिए और बच्चों और जीव जंतुओं पर दया का भाव रखिए। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका सम्मान कीजिए, राष्ट्रगान का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान कीजिए, अपने आप के भारतीय होने पर गर्व कीजिए, भारतीय सेना पर गर्व कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।